ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करती ਤੇ क्वेश्चन आंसर ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस फॉलोस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो कोई भी गैस है उसका डिकम्पोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल जीरो ऑर्डर को ही फॉलो करता है एट हाई प्रेशर। तो आपसे पूछा रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ठीक, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे एन क्या होता है, जीरो, एन ऑर्डर होता है तो एन को जीरो पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने पहला ही क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है, सिर्फ आपने देखा नहीं ध्यान से, यहाँ पे देखो सेकंड है और यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, तो आपको ध्यान से करना था, ऑप्शन डी करेक्ट आना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज आर इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन R1 अंडर दिस कंडीशन। अगर हमने देखो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो जो हमने चेंज किया उसकी पावर कर दिया करो, जो हमने चेंज किया उसकी पावर ऑर्डर कर दिया करो, वही क्या होता है हमारा फाइनल आंसर आता है। चेंज कितना किया हमने, डबल किया, मतलब 2 टाइम किया और उसका ऑर्डर क्या है 3, तो 2⁻3 मतलब जो रिएक्शन की रेट है वो 8 टाइम्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाना था, इसका करेक्ट आंसर हो जाना था। इजी क्वेश्चंस हैं ये, आपके MPPGT 2018 के क्वेश्चंस हैं दोनों, ये दोनों ही इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आई होप आप लोगों ने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनके पढ़ लिया होगा, कल मैंने करवाया था सेशन, तो आप थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, डेल्टा एच क्या होता है हमारे पास, इंथैल्पी चेंज होता है, वो किसके इक्वल होता है, इंथैल्पी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्वेश्चन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 15 किलो कैलोरी पर मोल दिया है एंड डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है, 5 किलो कैलोरी पर मोल, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और यहाँ पे 15 आएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना आ जाएगा, 15 माइनस 5 डेट इज 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाना था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो 4 फोल्ड का क्या मतलब होता है, 4 टाइम्स, द रेट बिकम्स 8 टाइम्स, देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर इनिशियल रेट हम इस तरह से लिखते हैं K/A और फाइनल क्या बोल रहा है आपके, वो अगर हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया 4 टाइम्स तो रेट हो गया हमारा 8 टाइम्स, मतलब 8R किसके इक्वल हो जाएगा, K/, ठीक है, इसका ऑर्डर हम x मान लेते हैं, 4A की पावर x, तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 की पावर x इज इक्वल टू 8, यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, ऑर्डर क्या आएगा, देखते हैं किसका सही होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल पार्ट यूज करना पड़ता, क्या आएगा इस रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, देखो क्या 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 8 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर x किसके इक्वल आ गया, सॉरी 2x किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया, तो x किसके इक्वल आ जाएगा,
3/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या था इसका करेक्ट आंसर था, बिल्कुल सही 1.5 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तीनों क्वेश्चन जो आरपीएससी, ठीक है, जो राजस्थान के अंदर होता है पीजीटी का एग्जाम, तीनों क्वेश्चन उनके हैं 2018 का जो लेटेस्ट हुआ था। ठीक है, इसका बी तो नहीं होगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड, द इनिशियल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है ना, तो टी हाफ तो जो अगर आप बी ऑप्शन ले रहे हो, बी में तो फर्स्ट ऑर्डर दिया है, अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो टी हाफ तो डिपेंड ही नहीं करता। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। आपको क्या बताया हुआ है, टी हाफ जीरो ऑर्डर का कितना होता है A0/2K। तो जैसे जैसे टी हाफ इंक्रीज होगा वैसे वैसे A0 भी इंक्रीज होगा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें उसका टी हाफ तो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, तो डिवाइड बाय के। ठीक है ना, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका करेक्ट आंसर आना था जीरो ऑर्डर। क्या ये आपको क्लियर है, जीरो ऑर्डर आएगा इसका। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछा है, मतलब प्लस DNO2/dt की वैल्यू निकालनी है हमने। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखें NO2 की टर्म में तो वो क्या आ जाएगा +1/4 DNO2/dt। तो यहाँ पे DNO2/dt किसके इक्वल आ जाएगा 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। तो 4 इंटू कितना आ जाएगा ये हमारे पास 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 2.7। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन भी इसकी ईजी थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज दिस देन इट्स ऑर्डर। तो हम जब भी आपको के की यूनिट दी हो तो हमने वहीं से क्या करना होता है ऑर्डर को डिसाइड करना होता है। तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट है, ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या होता है मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर हम यहाँ पे n को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आ जाएगी, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये भी इजी है। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, और जीरो ऑर्डर की भी क्या यूनिट होती है के की मोल पर लीटर पर सेकंड। तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो कौन सा करेक्ट आंसर आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप ट्रिक से भी कर सकते थे, मतलब आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नहीं बी नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई रिएक्शन है ए से बी, हम मान लेते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स, हमें नहीं पता क्या ऑर्डर है उसका। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 1.5 रेट इंक्रीजेज बाय 1.8, मतलब यहाँ पे रेट किस टाइम हो गया 1.837 टाइम आर इज इक्वल टू के इंटू 1.5 की ए की पावर एक्स। तो दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा
1.5 की x इज इक्वल टू 1.837, तो यहाँ से हमने x को सॉल्व करना था। अब यही हमारे पे लिए कैलकुलेटिव पार्ट था कि x को कैसे सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। जब मैं लॉग लूँगा तो क्या आएगा, x लॉग 1.5 आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग 1.837। क्या ये आपको क्लियर है? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग 1.837 डिवाइड बाय लॉग 1.5। अब देखो अगर दोनों वैल्यू इक्वल होती तो ये हमारा पास 1 आता, तो 1 की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, -1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाली टर्म बड़ी है। जब लॉग 0 से कम वैल्यू होती है तभी नेगेटिव होता है, तो -1 भी नहीं हो सकता। 2 भी किसी हालत में नहीं हो सकता। ठीक है, 2 के लिए तो ऊपर वाला फैक्टर काफ़ी बड़ा चाहिए था, बट वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा था, ओनली ऑप्शन सी बच रहा था ऑप्शन। ठीक है, एग्जैक्ट तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें ना ही लॉग 1.8 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ना ही लॉग 1.5 की पता है, बट हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, इसका करेक्ट आएगा। क्या आपको ये वाला अप्रोच क्लियर हुआ इस क्वेश्चन के लिए? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ही, हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे इसको। करें आगे कंटिन्यू? चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 का ऑप्शन बी बताया जा रहा है। हाँ ठीक है ना, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमें पता है। फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन बाय दिस फैक्टर इट ऑल्सो चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, बैकवर्ड रिएक्शन की भी चेंज कर देगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो अगर हम बहुत बात करें डेल्टा एच क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो डेल्टा एच रहता है वो सेम रहता है जब भी हम चाहे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो चाहे विदाउट कैटलिस्ट हो, डेल्टा एच की मैग्नीट्यूड सेम रहता है। देखो जैसे पहले रिएक्शन नॉर्मल इस पाथ से हो रही थी, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में छोटा पाथ हो जाएगा, बट जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड रहता है वो दोनों केस में क्या रहता है, सेम रहता है। अगर डेल्टा एच सेम है और हमने इसको चेंज किया तो हमें इसको भी सेम फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इक्वल टू डेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही अप्रोच है आपका। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। ठीक है, डी ट्रिपल भी पीजीटी 2015 के क्वेश्चन हैं। हाँ पूछिए, कोई डाउट है आपको? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होता है आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसका डी आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू। ठीक है, देखने को हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही लग सकते हैं, जैसे बी ऑप्शन भी सही लग सकता है, बट इसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है कि हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाती है। जो मॉलिक्यूल्स के पास कम थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाती है, मिल जाती है उनको। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपसे। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो रेट ऑफ रिएक्शन तो टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो पहले ही ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बट हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर रिएक्शन में बी रिड्यूस टू लोअर ऑर्डर बाय टेकिंग वन ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन एक्सेस अमाउंट। बिल्कुल सही है, जब हम एक चीज़ को एक्सेस के अंदर ले लेते हैं
तो हमारा जो ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाता है, और उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन विद जीरो एक्टिवेशन एनर्जी इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है ये। ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्शन विच इन विच कैटलाइज्ड बाय वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, बिल्कुल सही है। ऑटो कैटलिस्ट में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो ऑप्शन नंबर ए था, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट KVS PGT का 2017 का RPSC एंड RPSC के क्वेश्चंस। ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, कैटलिस्ट क्या करता है, बस ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को होने के लिए। पहले ये पाथ था तो बाद में ये पाथ प्रोवाइड कर दिया, तो इस केस में डेल्टा H भी सेम रहता है, डेल्टा G भी सेम रहता है, मतलब जो भी एनर्जी टर्म्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक कैटलिस्ट ऑल्टर, ठीक है, ये ऑल्टर है, स्पेलिंग गलत हो गई मेरे से, ऑल्टर लिखना था यहाँ पे, ऑल्टर द गिब्स फ्री एनर्जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो उसने नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, तो उसने गलत पूछा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बट उसने गलत वाला पूछा है। एक कैटलिस्ट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। एक कैटलिस्ट प्रोवाइड ऑल्टरनेट पाथ फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये तो ईजी क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये तो इजी हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो हमारे पास 1 ml है वो किसके इक्वल होता है, 1 cc के, या जिसको हम क्या लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के। और 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 10⁻³ लीटर्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, फॉर द रिएक्शन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2। ठीक है, O2 के रिस्पेक्ट में, O2 को हमने एक्सेस में ले लिया, तो जिस चीज़ को एक्सेस के अंदर ले लेते हैं उसका हम ऑर्डर रिड्यूस कर देते हैं। 2 नहीं आएगा, 2 क्यों नहीं आएगा, देखो देखो उसने क्या पूछा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2, रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पूछा उसने, उसने O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा है, तो O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा, 0 ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि उसको हमने किस में ले लिया, एक्सेस के अंदर ले लिया। क्लियर हुआ कि 2 क्यों नहीं आ रहा, ओवरऑल रिएक्शन का 2 होता, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ओवरऑल रिएक्शन का भी 2 नहीं होता, इसने कौन सा एलिमेंट्री रिएक्शन बोला है, बट O2 का 0 होता है, ये हमें क्लियर है, क्योंकि O2 क्या है एक्सेस में, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। इफ ए इज टेकन इन एक्सेस, तो हमने जो ऑर्डर देखना होता है हमेशा रेट लॉ से देखना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। तो बी के तो पहले ही इंडिपेंडेंट है, अगर ए को एक्सेस ले लिया रिएक्शन के ऑर्डर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ऑर्डर क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, 2 है, जो कि ओवरऑल ऑर्डर है, और ए तो वैसे भी रेट लॉ का पार्ट ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर की ये काइनेटिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये भी ईजी क्वेश्चन है ये तो, देखो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, तो थर्ड ऑर्डर के लिए हमारी यूनिट क्या बन जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, ठीक है 15 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा, एक कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टिंग विद रिएक्टेंट्स, रिएक्टिंग विद प्रोडक्ट्स।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है क्या हमारा कैटलिस्ट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पार्ट टू द रिएक्शन। ठीक है, ये आरपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम -12 dN2O/dt ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, -12 dN2O5/dt इज इक्वल टू +1/4 dN2O5 सॉरी dNO2/dt इज इक्वल टू प्लस DO2/dt। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं आएगा इसका। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे रिएक्शन है 2N2O5 4NO2 + O2, ठीक है, ऑप्शन सी इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नहीं ये भी नहीं, ठीक है, एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हो रहा है। देखो आप यहाँ से देखो, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, 2x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, +5 आ रही है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे +5 में है और यहाँ पे +4 में है। ठीक, +5 से +4 गया, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ठीक है, -2 से 0, जब भी कोई एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो ऑक्सीजन का इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज एंड इंक्रीज बोथ हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब बी वाले ऑप्शन को देखो, क्या हम रेट को ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली रिएक्शन से देख के, नहीं लिख सकते, क्योंकि जब तक रिएक्शन हमें बोला नहीं गया कि सिंपल है तो हम ऐसे लिख ही नहीं सकते कि N2O5 की पावर सेकंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यही हमारा क्या होना था, करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी, और ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनलाइकली, ठीक है, मोस्ट अनलाइकली पूछा है, मतलब इनमें से सबसे कम कौन इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, बिल्कुल ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, टेम्परेचर तो इफेक्ट करता ही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी करता है, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी करता है। जो हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट्स की टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये भी इफेक्ट करेगा। बट जो हमारे पास साइज ऑफ रिएक्शन वेसल है ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है, रेट को ये भी इफेक्ट करता है, बट सिर्फ गैसेज रिएक्शन के लिए। अगर कोई रिएक्शन गैसेज फेज के अंदर हो रही है तो साइज ऑफ रिएक्शन वेसल भी उसको इफेक्ट करेगा, बट ठीक है, उसने पूछा मोस्ट अनलाइकली, जो नहीं करने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका मोस्ट सुटेबल आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हाँ बी रेट इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट, ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए पहले ऑप्शन में तो आपको क्लियर होगा, पहले में तो कोई डाउट नहीं होगा कि पहले वाला आंसर तो सही है। ठीक है, दूसरा देखो, अगर हमने यहाँ पे रेट लो लिखना होता, क्या हम लिख सकते थे डायरेक्टली N2O5 की पावर 2, नहीं लिख सकते हम ये, जब तक हमें रिएक्शन बोला ना जाए कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, तो उसने नॉन करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। थर्ड, हमें ये याद रखनी होती है रिएक्शन कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही था। इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है मैं बताता हूँ आपको। जैसे N2O5 है, यहाँ से 4NO2 में कन्वर्ट हो रहा है +O2 में, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती हो अगर आपको, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +5 और यहाँ पे आ रही है +4, +5 से +4 गया तो डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, -2 में है, जब भी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर होता है ऑक्सीजन तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, तो -2 से 0 इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। तो एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको रिडॉक्स चैप्टर, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, ओके।
ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हाँ ये वाली रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, कई बार ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है वो। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेट इक्वेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये तीनों क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन तो मेरे पास अराउंड 50 हैं, तो सारे हम बाकी कुछ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज जितने हो सकते हैं उतने करेंगे। ठीक है, इसका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया है प्लस एनर्जी, अगर एनर्जी हमें प्रोडक्ट साइड दिया है मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये किसको बता रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। ये किसको बता रहा है? हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है कि जब एनर्जी प्रोडक्ट साइड हो तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, तो एनर्जी रिलीज हुई है तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको ये इक्वेशन ऐसे लिखी होती आर प्लस ई, ये ई यहाँ पे एनर्जी है तो यहाँ से प्रोडक्ट, तो इसका मतलब होता है कि एनर्जी अब्जॉर्व हुई है। जिस केस में एनर्जी अब्जॉर्व हो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक केस में डेल्टा एच क्या होता है? लेस देन जीरो। एंड एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में पूछा क्या गया है, तो मोस्ट करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज लेस देन जीरो, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नहीं, नेक्स्ट का ए नहीं आएगा। ठीक है, देखो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी, उसने बताया था कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलेगी, ठीक है, जिनको थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगी वो ज़्यादा हो जाएंगे। जिनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाती है उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और एक वैल्यू निकालते हैं हम एन स्टार बाय एन। ठीक है, एन स्टार क्या होता है? कितने मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हुए और एन की टोटल कितने मॉलिक्यूल्स थे, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी आती है? ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। जो आपकी डेरिवेशन होती है आर्हेनियस इक्वेशन की, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के साथ जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या था इसका? करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट द रेट लॉ ऑफ दिया है आपको, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, दोनों को डबल किया, ए के रिस्पेक्ट में डबल करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, बी के रिस्पेक्ट में डबल करेंगे तो 2 की पावर 2 ए टाइम्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तो आपको डायरेक्टली करना है, कोई ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, विदाउट पेन नहीं करने होते ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए। नहीं, ए नहीं आएगा इसका क्वेश्चन आंसर, गलत कर रहे हो आज आप। ठीक है, ए नहीं आएगा इसका आंसर। बताइए क्या करेक्ट आंसर आएगा? टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा से समझाया था आपको कल, कल की क्लास में या परसों की क्लास में। हाँ, सी आएगा बिल्कुल। ठीक है ना, अल्फा क्या होता है? रेट कांस्टेंट का रेशो, रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो एट 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 25 डिग्री सेल्सियस। और अल्फा का वैल्यू किस किस में बीच मिलाई करता है? 2 और 3 के बीच मिलाई करता है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को, किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी 2 से 3 टाइम्स हो जाती है, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। वैसे ये किसी भी दो टेम्परेचर के लिए हम डिफाइन करते हैं T+10 डिवाइड बाय आर टी। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। बट अगर हमें कुछ मेंशन हो तो हम टेम्परेचर कौन कौन से लेते हैं? 35 एंड 25। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, ये एमपी पीजीटी का है, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उससे आप कर सकते हो। क्या आपको पता है कि टी 50% का क्या मतलब होता है? 1 टी हाफ। क्या आपको पता है टी 75% का, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ, कि 2 टी हाफ होता है? क्या टी 87.5% कोई बता सकता है? 3 टी हाफ होता है? टी 93.75 4 टी हाफ होता है? टी 90%, टी 99% एंड टी 99.9%।
ये तीनों की वैल्यूज बता दो एक बार मुझे बस। T90% कितना होता है, T99.9% कितना होता है, T99% कितना होता है, कोई बता सकता है इसकी वैल्यूज? T90% कितना होता है? 10/3 T½ वेरी गुड। 10/3 T½ T99 20/3 T½ और जो T99% होता है वो क्या होता है, T½ 10 T½ होता है। क्या आपको लॉजिक क्लियर है कि ये ऐसा आया क्यों था? ठीक है, ऐसे टाइम्स आते क्यों हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था तब। ठीक है, तो उसने दिया है T½ कितना दिया है, 60 मिनट्स। तो उसने T75% पूछा है, मतलब 2 T½ पूछा उसने, तो क्या हो जाएगा 2 × 60 दैट इज 120 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, वैसे रेडियो एक्टिविटी का है बट आप लगा सकते हो कॉन्सेप्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ किसी का सॉल्व? ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा 47। 47 आ रहा होगा, बस 48 आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, देखो आपको मैंने एक मेथड करवाया था T½ वाला। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ T½ कितने होते हैं, T/1 का T½ तो टोटल टाइम कितना है 12 डेज, T½ कितना है आपको 3 डेज, तो टोटल T½ कितने हो गए हमारे पास 4 T½ हो गए। अब आपको फॉर्मूला बताया था A0/80 इज इक्वल टू 2n। तो A0 किसके इक्वल आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 2n इंटू 80 दैट इज 2⁴ इंटू, ठीक है, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 3 रह जाएगा। तो 2⁴ कितना होता है 60 इंटू 3 दैट इज 48। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये सारे मैंने आपको ट्रिक्स बता रखे हैं। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूला याद है? अगर फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, आपको पता है A0 क्या होता है, बड़ा होता है 80 से, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन बड़ी होती है फाइनल कंसंट्रेशन से। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या करना होता है, बड़े से छोटा A0 - 80 इज इक्वल टू KT। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करना होता है, हमने ln लेना होता है, ln A0/80 इज इक्वल टू KT। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम 1/80 क्या होता है, बड़ा होता है 1/A0 से, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1/80 माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT। अगर हमने T½ निकालना होता है क्या करते हैं, 80 को A0/2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, T½ आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपके मेरिटोरियस लेक्चर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ये मैं दोनों अप्रोच सिखाता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला बात आपको लैंग्वेज समझनी है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा या नहीं आएगा। पहले मुझे आप लॉजिकली बताओ, अगर 1/4 रिएक्शन 10 मिनट्स में हो रही है तो 1/16 मतलब उससे कम होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको ठीक है 1/4 10 मिनट्स में हो रही है तो 1/16 होने के लिए तो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो किसी में भी नहीं आ सकता, 10 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा ना हमें।
अगर हमने 1/4 रिएक्शन कंप्लीट करने में 10 मिनट्स लग रहे हैं तो 1/16 करने में तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। हाँ, डी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका लॉजिक समझिए एक बार ध्यान से। हाँ, डी आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 1/4, मतलब 1/4 हो गई रिएक्शन, मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन थी वो कितनी होगी, रिएक्शन 75% होगी। आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे? या आप ऐसे समझो, इसको भी रहने दो, इससे भी इजी ट्रिक बता दूँ। अगर रिएक्शन इनिशियली 1 होती है तो फर्स्ट टी हाफ में कितनी हो जाती है 1/2, नेक्स्ट टी हाफ में कितनी हो जाती है 1/4, इसकी पावर 2 करते रहो। नेक्स्ट टी हाफ में कितनी हो जाएगी 1/16, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, 2 की पावर 2 सॉरी, नेक्स्ट टी हाफ में कितनी हो जाएगी 1/8, उससे नेक्स्ट टी हाफ में कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ऐसी होती है रिएक्शन। तो आपको क्या दिया है 1/4 के लिए, ठीक है, 1/4 कितने टी हाफ में होगा, ये फर्स्ट टी हाफ, ये सेकंड टी हाफ, तो 2 टी हाफ में कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 2 टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है आपको 10 मिनट्स, और पूछी किसकी है, ठीक है 1/16 कब तक होगी, तो इसमें 2 टी हाफ आ जाएंगे, मतलब टोटल 4 टी हाफ की वैल्यू पूछी है आपसे। तो 1 टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मिनट्स। कुछ गड़बड़ कर गया क्या मैं? ठीक है, 4 टी हाफ की वैल्यू पूछी है उसने, ठीक है, वो कितने आ जाएगी 5 × 4 डेट इज 20, ठीक 20 मिनट्स आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू reduce initial concentration by 1/4 is 10 minutes. The time required to reduce initial concentration by 1/16. ठीक है, इसका चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता है 20 आंसर आएगा क्या इसका। ठीक है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 1/4 इज 10 मिनट्स, मतलब आपको 75% पूछा है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका 20 आना चाहिए, मैं एक और चेक कर लूँगा इस क्वेश्चन को, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ शायद मैं। ठीक है, मैं इसको बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ HI इंटू H2 एंड I2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन होती है ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको क्लास में भी करवाई थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम इट विल रिड्यूस टू द इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 1/16 टाइम। तो अगर आपको पता हो 1/16 कितना होता है, ये अप्रॉक्सीमेट 6.25 होता है, अगर आपको पता हो, मतलब अगर रिएक्शन 0.65 होता है, मतलब 1/16 का क्या मतलब हो गया, अगर हम 100 की टर्म में देखें 0.25, ठीक है, इतना हमारे पास बचा है, तो रिएक्शन रिएक्शन कितने % होगी क्या चीज़? कोई डाउट था क्या आपको? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कितना? हाँ, ये वाला तो मैं करवाता हूँ पूरा अच्छे से, ये वाला तो अच्छे से करवाता हूँ मैं, कोई। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, देखो आपको क्या दिया है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, तो आप यहाँ से टी हाफ निकाल सकते हो। टी हाफ किसके इक्वल आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय के, तो क्या आपका 0.693 डिवाइड बाय 60
टी हाफ आ जाएगा। टी हाफ तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैंने वही ट्रिक बताता हूँ, 1 से 1/2, फिर 1 से 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2, फिर 1 से 2 की पावर 3, फिर 1 से 2 की पावर 4। ठीक है, पहले टी हाफ में हाफ रह जाती है, फिर नेक्स्ट टी हाफ, फिर नेक्स्ट टी हाफ, फिर नेक्स्ट टी हाफ। तो आपसे 4 टी हाफ की वैल्यू पूछा है बेसिकली, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है कि कैसे हम 1 से हाफ करते हैं, हाफ से फिर 1 की पावर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, जो कंसंट्रेशन लेफ्ट रहता है। आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, A0/AT = 2 की पावर n। तो जो कंसंट्रेशन लेफ्ट रहता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, A0/2 की पावर n। तो अगर हम A0 को 1 मान लें तो पहले 1, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, ऐसे रह जाती है अमाउंट। तो आपको यहाँ से टी हाफ की वैल्यू पता चल गई, और आपसे पूछा है 116 कब तक रहेगी। तो 16 के लिए कितने टी हाफ आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टी हाफ्स आ रहे हैं, तो 4 इंटू 0.693 डिवाइड बाई 60, तो ये 15 पे कट जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ रहा होगा, मैं एक और कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 0.693 डिवाइड बाई 50, ये 4.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो आप अगर पूरा फुल अप्रोच करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, फुल अप्रोच से तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएंगे, हमें यही वाला अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग मेरा सही है। 20 मिनट से एक बार चेक कर लूँगा, मेरे पास आंसर 40 दिया है इसका, बट 20 रहा है मेरा। एक बार मैं इसको चेक कर लूँगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आप देखो, आरपीएससी का अच्छा एग्जाम होता है पीजीटी का, और उसमें 2018 में ये वाले क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें सभी कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं, बट जब हम एकदम करते हैं सारे चैप्टर्स को मिक्स करते हैं तब हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। ठीक है, हाँ 10 टाइम्स ये तो मैंने प्रूव भी करवाया था आपको, जिसने मेरे थ्योरी सेशंस अटेंड किए हैं तो उनको पता होगा, इसको मैंने प्रूव भी करवाया था आपको। कैसे प्रूफ करवाया था, मैंने आपको बताया था कि हमने T99% निकालना होता है, तो हमारे पास जो के होता है वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, 2.303 ओवर T99% निकालना था हमने, लॉग ऑफ A0/80। तो टी हाफ कितना कितना होता है, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। टी हाफ कितना हो जाएगा, टी हाफ को एज इट इज रख लेता हूँ, 2.303 डिवाइड बाई T99.9। ठीक है, A0 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई, ठीक है 100 माइनस 99.9, तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 T99.9% इंटू लॉग। ठीक है, ये पॉइंट बन जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 1000, तो लॉग 1000 कितना होता है, 3 होता है। तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई T99 इंटू 2.303। तो अगर यहाँ पे T99% निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 2.303 डिवाइड बाई 0.693 टी हाफ। तो T99% किसके इक्वल आ जाएगा, 10 टाइम्स टी हाफ। ये बिल्कुल, ये तो मैंने आपको प्रूफ करवाया था एसडीटी क्लास में। ठीक है, अभी तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो रही, क्लास में अच्छी करता हूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर एक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, डी। तो बी नहीं होगा इसका। ये वाली इक्वेशन तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये तो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मुझे बताइए आप, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज़ नहीं करते। ये तो आपको अच्छे से करवाया था ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका एक नाम होता है स्पेशल, नाम भूल गया।
ठीक है, जो ये वाला एक्सप्रेशन होता है ना, इसको वेल हेल्मी इक्वेशन बोलते हैं, वेल हेल्मी इक्वेशन। ठीक है, इसको एक बार पेपर में पूछ लिया था, वेल हेल्मी इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी ना, मैंने एटी की फॉर्म में करवाया था आपको, एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो इस इक्वेशन को आप नोट कर लेना, वेल हेल्मी रिएक्शन बोलते हैं, वेल हेल्मी इक्वेशन। ठीक है, एक पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया था कि वेल हेल्मी इक्वेशन कौन सी होती है। तो हमें ये एक्सप्रेशन तो पता होता है, बट इसका नाम नहीं पता होता इक्वेशन का, तो इसको हम बोलते हैं वेल हेल्मी इक्वेशन। सर ए ऑप्शन में माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं ना हम। देखो ए से प्रोडक्ट होता है, तो माइनस डी ए बाई डी टी किसके को लिखते हैं हम, के इंटू ए की पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर होती है, तो ये के इक्वल आ जाएगा ना, ए की पावर जीरो तो वन हो जाएगा, तो हम लिखते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। बस उसने ना इस नेगेटिव को इधर कर दिया, और कुछ नहीं है, जैसे हम एज इट इज थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, बस उसने कुछ नहीं किया, जो नेगेटिव है इधर कर दिया। ओके, और क्वेश्चन करने हैं? क्योंकि ये भी करना है, कर लो क्वेश्चन, ये तो हम कर ही चुके हैं मुझे लगता है। ये बाकी क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको पीडीएफ भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि फिर काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी पढ़े हैं 40 क्वेश्चन और पढ़े हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, अभी कोई स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट आया हो पढ़ते टाइम। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो आप डाउट पूछ लो। हाँ, टेस्ट मैं अपलोड करूँगा पक्का इस वीक ना, मैं आपको सारे टेस्ट दे दूंगा, जैसे सॉलिड स्टेट का भी दे दूंगा। इस वीक टेस्ट आ जाएंगे पक्का, मतलब नेक्स्ट 2-3 दिन में। हाँ, टेस्ट तो टाइमर के साथ ही होंगे, बिना टाइमर के तो टेस्ट होता ही नहीं कोई भी। ठीक है, टेस्ट आ जाएंगे इस वीक। केमिकल काइनेटिक्स का तो मैंने अपलोड कर रखा है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स का भी अपलोडेड है, सोल्यूशन का भी अपलोडेड है। ठीक है, सॉलिड स्टेट का बचा है, सॉलिड स्टेट का मैं अपलोड कर दूंगा। टेस्ट तो मैं नए भी तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं सारे। ये मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनकी साइड से उठाए हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है ढूंढने में। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डाउट हो आप पूछ लो, कि डाउट तो होते ही होंगे डेफिनेटली। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? देखो, सिलेबस अगर डिटेल में पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कौन सा अनाउंस हुआ है। वैसे फिजिकल मेरा टारगेट है कि जनवरी के अंदर, क्योंकि फिजिकल का पोर्शन सबसे बड़ा है। ठीक है ना, जो हमारे इनऑर्गेनिक है वो बहुत ही कम टॉपिक है, इनऑर्गेनिक एक मंथ में हो जाएगी, तो ऑर्गेनिक में टाइम लगेगा। तो आप मार्च, ठीक है, अप्रैल तक होगा मुश्किल से, अप्रैल तक, हाँ अप्रैल के स्टार्टिंग के 15 तक हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज सिलेबस काफ़ी लेंदी है, आपको देखो ना केमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी 3 पोर्शन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और उसमें सबसे लेंदी जो पोर्शन है वो फिजिकल का ही है, इनऑर्गेनिक का तो बहुत कम है। ठीक है, बाकी अभी कौन सा एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है, ये अगस्त तक होगा, अगर होगा भी डेफिनेटली इस साल होगा, तो अगस्त तक होगा, हमारा सिलेबस अप्रैल तक हो जाएगा। हाँ, एग्ज़ाम तो 100% है इस बार। कल अनाउंस तो हुआ ना, कल मीटिंग हुई है, जूनियर की मीटिंग हुई है, तो उनको बताया गया कि इस साल एग्ज़ाम होगा, बट वो आएंगी वैकेंसी कम आएंगी। चलो फिर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं, अगर कोई डाउट होता है ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दिया करूँगा। थैंक यू।